आज हम लोग ट्वेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स जो होता है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट काइनेटिक्स है। काइनेटिक्स का मतलब क्या है? काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ कंजम्पशन, मतलब रेट या स्पीड, इसी से रिलेटेड होता है काइनेटिक्स। एक्चुअल में बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है जो थर्मोडायनेमिकली तो फिजिबल है, मतलब स्पॉन्टेनियस तो है, लेकिन उसका रेट इतना स्लो होता है कि आपको अपीयर नहीं होगा कि वो रिएक्शन पार्टिकुलर हो रहा है। जैसे कि इसका कॉमन एग्जांपल है डायमंड। ग्रेफाइट में डायमंड का कन्वर्जन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, लेकिन डायमंड को आप ग्रेफाइट में कन्वर्ट होते हुए आप कभी नहीं देख पाओगे, बिकॉज द रेट इज सो स्लो दैट यू विल नेवर ऑब्जर्व द चेंज इन डायमंड। आप डायमंड में कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे चेंज, रेट इतना स्लो होता है। मान लो होने में 1 करोड़ साल लग रहा है, तो बहुत इतना स्लो है कि आप उसके रिएक्शन को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है जो थर्मोडायनेमिकली बहुत फेवरेबल होता है, लेकिन काइनेटिकली अनफेवरेबल होता है। थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल का मतलब है कि रिएक्शन होने का टेंडेंसी है, और काइनेटिकली फेवरेबल होने का मतलब है रिएक्शन एक स्पीड के साथ हो रहा है। तो अगर हम बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, इसका मतलब है कि रिएक्शन होने का टेंडेंसी है। अगर हम बोल रहे हैं काइनेटिकली अनफेवरेबल है, मतलब रिएक्शन इतना स्लो हो रहा है कि रिएक्शन आपको दिखाई नहीं देगा इन ए फाइनाइट टाइम। एक लिमिटेड समय में आप रिएक्शन को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को समझेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज किया जाएगा। कुछ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना होता है, कुछ रिएक्शन के रेट को घटाना होता है। जैसे कि आप इंडस्ट्री में मान लीजिए यूरिया प्रोडक्शन हो रहा है, तो यूरिया जब प्रोडक्शन होगा तो अमोनिया से यूरिया प्रोडक्शन, N2H2 मिला के अमोनिया बनेगा, अमोनिया से यूरिया प्रोडक्शन करना है। तो आप N2H2 मिला के अमोनिया प्रोडक्शन का वेट नहीं कर सकते हो, बल्कि आपको इंडस्ट्री में जब लार्ज स्केल प्रिपरेशन की बात है तो आपको इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाना होगा, ताकि आप जल्दी ज्यादा अमाउंट में यूरिया प्रोडक्शन कर सके इन लेस टाइम। तो आपको रेट यहां पे बढ़ाने का जरूरत पड़ेगा। बहुत सारा मेडिसिन जो आप सुनते हो, लाइफ टाइम मेडिसिन होता है, हर दिन खाना होता है या हर एक इंटरवल पे आपको यूज करना होता है, लेना होता है। उस मेडिसिन का काम ही यही है कि जो डिजीज में रिएक्शन इन्वॉल्व है उस रिएक्शन को स्लो कर देना, रिएक्शन को इतना स्लो कर देना कि लाइफ अपना टाइम, लाइफ का अपना एक जो पीरियड है 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, वो उतना देर तक क्या हो इंसान जीवित रह सके। तो बहुत सारा मेडिसिन का यही वर्क ही होता है कि डिजीज को स्टॉप करना, डिजीज को रोक देना नहीं, बल्कि डिजीज को इतना स्लो कर देना कि लाइफ जो है, जो पॉसिबल लाइफ हो सकता है, मान लो किसी मरीज को 2 साल अगर लाइफ है, उसको अगर हम एक्सटेंड करके 20 साल कर दिया, तो हमने अगर 10 गुना रेट स्लो किया डिजीज का, तो रेट उसका लाइफ जो होगा 10 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से भी बहुत सारा मेडिसिन वर्क करता है। तो एक्चुअल में इंडस्ट्री में या मेडिसिन इंडस्ट्री में कहो या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में कहो, रेट बढ़ाने का और रेट घटाने का, रिएक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कमर्शियल एज वेल एज बायोलॉजिकल। तो हम लोग इस चैप्टर में रेट के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में हम लोग रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली किसी भी केमिकल रिएक्शन को पूरा जानने के लिए ये थर्ड कंसेप्ट होता है। आपको 2 कंसेप्ट पहले ही पढ़ाया हुआ है 11th में। पहला होता है स्टोइचियोमेट्री एंड टाइट्रेशन, जो बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व होगा केमिकल रिएक्शन में। आप 10 ग्राम से कितना ग्राम ऑब्टेन कर सकते हैं, 10 मोल से कितना मोल ऑब्टेन कर सकते हैं, 10 लीटर से कितना लीटर ऑब्टेन कर सकते हैं। मोल, वेट, नंबर, वॉल्यूम,
कितना लेंगे तो कितना ऑब्टेन होगा, जो कि हम लोग स्टोइचियोमेट्री और टाइट्रेशन में पढ़ा था। दूसरा कंसेप्ट होता है थर्मोडायनामिक्स, कि मान लिया आपने रिएक्टेंट्स को मिलाया, दो रिएक्टेंट को आपस में मिक्सअप किया, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन फिजिबल है कि नहीं है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, स्पॉन्टेनियसली होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था। और तीसरा कंसेप्ट होता है काइनेटिक्स, जो ये बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, गौर कीजिएगा कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तब, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है उसके काइनेटिक्स का हम लोग स्टडी ही नहीं करेंगे। जो रिएक्शन हो ही रहा है उसके स्पीड की क्या बात करें हम, उसका स्पीड का कोई मतलब ही नहीं बनता है जो रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जो रिएक्शन हो रहा है थर्मोडायनामिकली फेवरेबल है, वो किस रेट से हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, कितना स्लो है या कितना फास्ट है। तो ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है केमिकल रिएक्शन का। तो एक्चुअल में हम लोग लिखते हैं कि टू कंप्लीटली नो एनी केमिकल रिएक्शन, टू कंप्लीटली नो एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीटली जानने के लिए, to completely know any chemical reaction, we need to know three concepts of रिएक्शन का तीन कंसेप्ट का हम लोग को जरूरत पड़ता है। सबसे पहला जरूरत होता है स्टोइचियोमेट्री। सबसे पहला नीड होता है स्टोइचियोमेट्री का। स्टोइचियोमेट्री में हम लोग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन के बारे में पता करते हैं, ठीक है। तो थ्रू दिस कंसेप्ट we determine amount of reactants and products, amount of reactants and products involved in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में कितना वॉल्यूम है, कितना मोल है, कितना वेट है, इसके बारे में पता चलता है इस कंसेप्ट की मदद से। दूसरा होता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स की मदद से रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर पता चलता है। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अगर आप कहने का मतलब है कि अगर आप रिएक्टेंट को मिलाओगे तो प्रोडक्ट बनना पॉसिबल है कि नहीं है। तो थ्रू दिस कंसेप्ट वी डिटरमाइन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वो थर्मोडायनामिकली फिजिबल है कि नहीं है। अगर आप रिएक्टेंट्स को मिलाओगे तो प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, इसी के बारे में इस कंसेप्ट से जानकारी मिलता है। और तीसरा होता है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स से हम लोग को क्या होता है, रिएक्शन के स्पीड के बारे में जानकारी मिलता है। थ्रू दिस कंसेप्ट वी डिटरमाइन स्पीड और रेट ऑफ एनी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। एनी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन मतलब एनी थर्मोडायनामिकली फिजिबल रिएक्शन। मतलब एक बात गौर कीजिएगा कि जब तक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, मतलब थर्मोडायनामिकली फिजिबल नहीं है,
तब तक उसके काइनेटिक्स का बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि काइनेटिक्स स्पीड उसी का ना डिस्कस करोगे आप जिसका जो रेट जो हो रहा है, जो रिएक्शन हो ही रहा है उसके स्पीड की क्या बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 3 कंसेप्ट होता है केमिकल रिएक्शन को कंप्लीटली जानने के लिए जरूरी। अगर आप ये तीनों कंसेप्ट जानते हो तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन का कंप्लीट नॉलेज आप कर पा रहे हो। ये दोनों पार्ट स्टोइचियोमेट्री और थर्मोडायनामिक्स को हमने 11th में पढ़ा है, और अब हम लोग काइनेटिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप ये चीज गौर करोगे तो स्टोइचियोमेट्री और थर्मोडायनामिक्स में आप याद कर रहे होगे कि हमने सिंपली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में डील किया था। हमने कहीं भी जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होगा उसके बारे में डील नहीं किया था, बिकॉज स्टोइचियोमेट्री और थर्मोडायनामिक्स इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। स्टोइचियोमेट्री और थर्मोडायनामिक्स को कोई मतलब नहीं है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुआ है। स्टोइचियोमेट्री और थर्मोडायनामिक्स अगर आपको डिसाइड करना है तो आप रिएक्टेंट को देखो और प्रोडक्ट को देखो, इंटरमीडिएट स्टेट पे इसका डिपेंडेंस नहीं होता है। जबकि काइनेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो काइनेटिक्स इसी चीज पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुआ है। रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुआ है, इसी की मदद से आपको क्या होगा, काइनेटिक्स पता चलेगा, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन पता चलेगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि स्टोइचियोमेट्री और थर्मोडायनामिक्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, जबकि काइनेटिक्स इंटरमीडिएट स्टेप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नोट में करके इस बात को आप समझोगे कि स्टोइचियोमेट्री एंड थर्मोडायनामिक्स depends on initial and final state of chemical reaction. That is only on reactants and products. Simply reactants और products पे डिपेंड करेगा, इंटरमीडिएट स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा। whereas kinetics depends on intermediate steps through which chemical reaction happen. ठीक है, काइनेटिक्स होगा इंटरमीडिएट स्टेट पे डिपेंड करेगा, जबकि स्टोइचियोमेट्री और थर्मोडायनामिक्स इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। और देखिए इसी को डायग्राम से दिखाया जा सकता है इस तरह से, इसी को फिगर वाइज ऐसे दिखाया जाता है, बहुत सारी किताब में आप देखोगे इसको। अगर हम रिएक्शन कर्व को प्लॉट करें तो इधर एनर्जी होता है डेल्टा ई और इधर रिएक्शन प्रोग्रेस होता है, रिएक्शन प्रोग्रेस है। यहां पे हमने रिएक्टेंट्स लिया और यहां पे हमने प्रोडक्ट्स लिया, और रिएक्शन मान लो हम एक सिंगल स्टेप रिएक्शन को दिखा रहे हैं, रिएक्शन मान लो इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम जोन ऑफ स्टोइचियोमेट्री की बात करें तो स्टोइचियोमेट्री और थर्मोडायनामिक्स का जोन जो होगा इनिशियल और फाइनल स्टेज होगा। स्टोइचियोमेट्री और थर्मोडायनामिक्स इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो जोन ऑफ स्टोइचियोमेट्री एंड थर्मोडायनामिक्स, स्टोइचियोमेट्री और थर्मोडायनामिक्स पे डिपेंड करता है। थर्मोडायनामिक्स जो इनिशियल और फाइनल स्टेट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, इसको इंटरमीडिएट स्टेप से कोई मतलब नहीं है। एक बात गौर कीजिएगा कि हमने मात्र एक पीक बनाया, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जो हम लोग ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में आपको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल में है, वहां मैकेनिज्म आपको जब समझाया जाएगा तो वहां थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा। वैसे हम केमिकल काइनेटिक्स में मैकेनिज्म थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन डिटेल में ऑर्गेनिक में ही पढ़ना है हम लोग को। तो और ये जो बीच का स्टेप है जिसके थ्रू रिएक्टेंट जो है
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो जोन ऑफ काइनेटिक्स है। ठीक है, तो काइनेटिक्स का जोन जो होगा इंटरमीडिएट स्टेप्स होता है जिसके थ्रू केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है, जबकि स्टिचियोमेट्री और थर्मोडायनामिक्स का जोन इनिशियल और फाइनल स्टेट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होता है। और इसीलिए जब भी आप थर्मोडायनामिकली फेवरेबल रिएक्शन की बात करते हो तो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी देखते हो, लेकिन जब आप काइनेटिकली फेवरेबल रिएक्शन की बात करेंगे तो हम जो बीच में जो फॉर्मेशन होता है स्पेसीज जो स्टेबल होता है कुछ एक्सटेंट तक, नॉट बहुत ज्यादा स्टेबल, उसी पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं, जो हम लोग आगे रिएक्शन मैकेनिज्म केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट है, इसमें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो थर्मोडायनामिकली फेवरेबल देखने के लिए प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी देखते हैं, प्रोडक्ट स्टेबल होगा थर्मोडायनामिकली फेवरेबल होगा। अगर काइनेटिकली फेवरेबल देखना है तो क्या होगा, हम लोग रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट स्पेसिस होता है जिसके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करता है, इंटरमीडिएट स्पेसिस का स्टेबिलिटी देखते हैं कि अगर इंटरमीडिएट स्पेसिस स्टेबल है तो क्या होगा, काइनेटिक्स होगा, रिएक्शन जो होगा काइनेटिकली फेवरेबल होगा। ठीक है, यही इंट्रोडक्शन है केमिकल काइनेटिक्स का कि काइनेटिक्स है क्या, काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है और काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक्स को अगर हम डिटेल में बताना चाहें कि जो केमिकल काइनेटिक्स का सिलेबस है हमारा उसमें पढ़ना क्या क्या है, तो 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन होता है रेट के बारे में सारा कुछ पढ़ना है कि स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और कैसे हम लोग रेट को डिटरमाइन करेंगे अलग अलग तरीके से, रेट लॉ क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे पहला पार्ट में। दूसरा पार्ट पढ़ना होता है रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है रिएक्शन का। गौर कीजिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म आप ऑर्गेनिक में ज्यादा सुनते होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म का एप्लीकेशन करना है, हम लोग वहां पर बहुत अच्छे से रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, क्यों ऑर्गेनिक रिएक्शन का ही होता है, क्यों इनऑर्गेनिक रिएक्शन का नहीं होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म का सारा डिटेल्स क्या होता है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, हम लोग को केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है। और लास्ट चीज जो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है कि हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे रिएक्शन रेट बढ़ेगा घटेगा डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, और उसके लिए जो है मॉडल फॉर केमिकल काइनेटिक्स दिया गया है जिसको कि हम लोग कोलिजन मॉडल करते हैं। तो आपको केमिकल काइनेटिक्स 3 पार्ट में पढ़ना है। पहला है रेट एक्सप्रेशन, रेट के बारे में, दूसरा है रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, और तीसरा है मॉडल या थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो हम लोग 3 पोर्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स इज स्टडीड इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी किया जाता है। पहला होता है रेट, दूसरा होता है, पहला हो गया रेट, दूसरा हो गया रिएक्शन मैकेनिज्म, और तीसरा हो गया मॉडल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। मॉडल या थ्योरी कहो, जो भी कहो आप, मॉडल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और जो मॉडल हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन मॉडल फॉर केमिकल काइनेटिक्स। 3 पोर्शन में हम लोग को केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करना है। पहला है रेट के बारे में हम लोग सारा डिटेल पढ़ेंगे, दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, मॉडल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, कोलिजन मॉडल। तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि रेट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए रेट जो होता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, जिसको डिफाइन किया जाता है ऐसे, रेट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन। इस बात को गौर कीजिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन हम बोल रहे हैं, इज डिफाइंड एज फॉलोस। रेट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेट विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, या आप कंसंट्रेशन की जगह आप प्रेशर भी ले सकते हो,
डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ये बात गौर करो कि हम मॉडुलस ले रहे हैं बिकॉज रेट इज कन्वेंशनली ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इससे साफ पता चल रहा है कि रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जनरली किताबों में नहीं मॉडुलस लेके बताया जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि सारा जो वैल्यू लिखा रहता है माइनस प्लस वगैरह में, वो सब मॉडुलस के कारण ही आता है। रेट पॉजिटिव होता है इसी कारण आता है। तो अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन मान लो हम लिख देते हैं किसी स्पेसिस ए का कंसंट्रेशन सी डिवाइड बाय डेल टी, ये तो मॉडुलस है। ठीक है, यही हुआ रेट ऑफ कंजम्पशन या प्रोडक्शन। ये रेट ऑफ कंजम्पशन या प्रोडक्शन है, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन। अगर बात ये किया जाए कि इफ any species is कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन। रिएक्शन में कोई स्पेसीज अगर कंज्यूम हो रहा है, दैट इज फॉर रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट रिएक्शन में कंज्यूम होता है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन अगर हम बात करें, तो रेट ऑफ कंजम्पशन अगर हम बात करें किसी का, तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ डेल सी बाई डेल टी। गौर कीजिएगा, सी की बात कर रहे हैं हम, तो अगर कोई चीज कंज्यूम हो रहा है तो उसका कंसंट्रेशन समय के साथ क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। शुरू में मान लो 10 है तो बाद में हो जाएगा 5, तो चेंज होगा 5 माइनस 10। शुरू में अगर 10 है बाद में 5 है, तो जो चेंज होगा 5 माइनस 10 माइनस 5, तो मॉडुलस वैल्यू जो होगा डेल ऑफ, हम कंसंट्रेशन लेते हैं सी और डिवाइड बाय डेल टी। आप जानते होंगे कि टाइम में कभी चेंज नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कंजम्पशन हो रहा होगा इसका, तो ये इसका चेंज क्या हो रहा होगा, नेगेटिव हो रहा होगा। और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने माइनस में मल्टीप्लाई किया है। इस बात को गौर करो आप कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ डेल सी विल बी इक्वल टू माइनस डेल सी, बिकॉज डेल सी इज नेगेटिव हियर बिकॉज सी इज कंज्यूमिंग। जब सी कंज्यूम हो रहा है तो समय के साथ इसका कंसंट्रेशन घट रहा होगा। और फिर अगर एक एनी स्पेसिस, कोई स्पेसिस अगर क्या हो रहा है, इज प्रोड्यूसिंग इन द रिएक्शन, मतलब अगर हम बात करें प्रोडक्ट का कोई, दैट इज फॉर प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ रहा होगा, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू डेल सी डिवाइड बाई डेल टी, मॉडुलस साइन। समय के साथ बढ़ रहा है तो इसको हम डेल सी का मॉडुलस डिवाइड बाय डेल टी का मॉडुलस। समय के साथ बढ़ रहा है सी का कंसंट्रेशन, इसका मतलब डेल सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। शुरू में अगर 0 है बाद में 5 है, तो 5 माइनस 0 5, तो ये पॉजिटिव है, इसलिए हम यहां पर डेल सी बाई डेल टी लिखा। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों जगह, चाहे रेट ऑफ कंजम्पशन की बात करें या रेट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, दोनों क्या है, पॉजिटिव ही है। रेट ऑफ कंजम्पशन में माइनस इसलिए अपीयर हुआ है बिकॉज जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो खुद क्या है, नेगेटिव। तो इस तरह से रेट ऑफ कंजम्पशन और प्रोडक्शन डिफाइन करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम से। अब देखिए हम इसको अब जनरलाइज करने का प्रयास करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करने का प्रयास करते हैं। देखिए फॉर ए जनरल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, हम एक जनरल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। क्या होगा, अल्फा ए रिएक्ट कर रहा है बीटा बी के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है गामा सी और डेल्टा डी। अगर हम बात करें रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, क्या होगा, माइनस, आप ऐसे करो, मॉडुलस ऑफ डेल ए बाय डेल टी। अब चूंकि देखो कंज्यूम हो रहा है, तो कंज्यूम हो रहा है तो ए का कंसंट्रेशन समय के साथ घट रहा होगा, तो हम इसको लिखेंगे माइनस डेल ए बाई डेल टी।
बिकॉज ये निगेटिव है, डेल ए गौर कीजिए खुद निगेटिव है, इसलिए माइनस साइन बाहर आया और इसको पॉजिटिव बनाया। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ, अगर हम बी की बात करें, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी अगर हम बात करें तो क्या होगा, मॉड ऑफ डेल बी बाई डेल टी, और दिस विल बी इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, क्योंकि कंजम्पशन होने का मतलब है कि बी जो होगा, बी में जो कंसेंट्रेशन चेंज हो रहा होगा वो निगेटिव हो रहा होगा, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन मल्टीप्लाई किया। अगर हम बात करें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी का, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी का, तो डेल सी बाई डेल टी, और इसका मतलब हुआ मॉडुलस, क्योंकि सी जो है समय के साथ बढ़ रहा होगा इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, डेल सी बाई डेल टी। और अगर हम बात करें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी का, तो क्या होगा, ये प्रोडक्शन ऑफ डी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ डेल डी बाई डेल टी, तो इससे क्या होगा, सीधा सीधी हो जाएगा डेल डी बाई डेल टी। ठीक है, तो ये सभी जो है हमारे पास रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ प्रोडक्शन डिफाइन कर दिया हर रिएक्टेड और प्रोडक्ट का। अब गौर कीजिए, फ्रॉम रिएक्शनल स्टोइचियोमेट्री, रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री मतलब स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट को हम देखते हैं और उससे हम कुछ निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं। रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री, आप ये देख पा रहे होगे कि अगर ये अल्फा एक्स टूटता है, अगर ये मान लो अल्फा एक्स टूटता है तो ये बीटा एक्स टूटेगा और ये गामा एक्स बनेगा और ये डेल्टा एक्स बनेगा। ये आप आसानी से देख रहे होगे कि अगर अल्फा मोल अगर ए का कंज्यूम होता है तो बीटा मोल कंज्यूम होगा बी का, और गामा मोल बनेगा सी का, और डेल्टा मोल बनेगा डी का। तो अगर ये अल्फा एक्स मोल कंज्यूम होता है तो बीटा एक्स मोल कंज्यूम होगा बी, गामा एक्स मोल बनेगा सी, और डेल्टा एक्स मोल बनेगा डी। अगर हम ये पर यूनिट टाइम ही मान लें कि ए जो है अल्फा एक्स टूट रहा है तो बी बीटा एक्स टूटेगा और सी गामा एक्स बनेगा और डी डेल्टा एक्स बनेगा। तो अगर हम पर यूनिट टाइम मान लें तो इसका वैल्यू हो जाएगा अल्फा एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा बीटा एक्स, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया है, गामा एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स। ये समझ में आया? ये स्टोइचियोमेट्री से आप अच्छे समझ सकते हो कि अगर ये अल्फा एक्स मोल टूटता है पर यूनिट टाइम, हम पर यूनिट टाइम ही लेते हैं, तो पर यूनिट टाइम अगर ये अल्फा एक्स मोल टूटता है तो रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री बताया है कि ये बीटा एक्स मोल टूटेगा, ये गामा एक्स मोल बनेगा और ये डेल्टा एक्स मोल बनेगा। तो इस तरह से आप जो अपने माइनस डेल बाय डेल टी लिखा था, चूंकि पर यूनिट टाइम ही हम कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या होगा, अल्फा एक्स के बराबर माइनस डेल बाय डेल टी क्या होगा, बीटा एक्स के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सबको कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप ये अच्छे समझ सकते हो कि अगर हम x को इक्वेट करना चाहें तो x बराबर हो जाएगा क्या, -1 बाई अल्फा डेल ए बाई डेल टी, -1 बाई बीटा डेल बी बाई डेल टी, 1 बाई गामा डेल सी बाई डेल टी, और 1 बाई डेल्टा डेल डी बाई डेल टी। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम सभी रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ कंजम्पशन को रिलेट कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। जो एक्सप्रेशन लिखा हमने, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन वेलोसिटी कहा जाता है, रिएक्शन स्पीड कहा जाता है। क्या हो गया, -1 बाई अल्फा डेल ए बाई डेल टी बराबर -1 बाई बीटा डेल बी बाई डेल टी, 1 बाई गामा डेल सी बाई डेल टी, और 1 बाई डेल्टा डेल डी बाई डेल टी। तो यही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है या रिएक्शन वेलोसिटी है। यही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है या रिएक्शन वेलोसिटी है। अब देखिए, ठीक है, तो आप इससे देखिए कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो। एक्चुअली एक और पॉइंट हम आपको बता दें अभी कि जो भी रेट हमने कंसीडर किया है सब एवरेज रेट कंसीडर किया हुआ है। तो अगर हम क्या करें, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें, देन ठीक है, कोई भी जो डेल्टा सी बाय डेल टी हम लिख रहे हैं सब, वो क्या हो जाएगा, डीसी बाय डी टी हो जाएगा। आप कैलकुलस इतना जानते हो कि डीसी बाय डी टी हो जाएगा। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, इसमें
तो हम सीधा -1 बाय अल्फा डी ए बाय डी टी विल बी इक्वल टू -1 बाय बीटा डी बाय डी टी विल बी इक्वल टू 1 बाय गामा डीसी बाय डी टी विल बी इक्वल टू 1 बाय डेल्टा डी डी बाई डी टी कर सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन करना चाहें कि किसी इंस्टेंट पर, मतलब हम क्या करेंगे, डेल्टा टी जो एवरेज रेट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं सारा जगह, एवरेज रेट की जगह हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या होगा, डेल्टा टी अगर टेंस टू 0 कर दिए तो डेल्टा सी बाय डी टी क्या हो जाएगा, डीसी बाय डी टी हो जाएगा। अब देखिए इस सारे एनालिसिस से आपको दिखा होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन किया जा सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन देखिए, तो आप ए के टर्म में क्या किया, माइनस डेल बाय डेल टी डिवाइड बाय अल्फा, बी के टर्म में क्या किया, माइनस डेल बाय डेल टी डिवाइड बाय बीटा, सी के टर्म में क्या किया, डेल सी बाय डेल टी डिवाइड बाय गामा, और डी के टर्म में क्या किया, डेल डी बाय डेल टी डिवाइड बाय डेल्टा। मतलब ये सिंपली क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन और प्रोडक्शन डिवाइड बाय किसी के भी टर्म में उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप डिवाइड कर दो, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा किसी भी रिएक्शन। तो यही रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं मॉडुलस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन पर चेंज इन टाइम। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना होगा तो हम लोग डिफाइन करेंगे मॉडुलस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन पर चेंज इन टाइम, मतलब मॉडुलस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन पर चेंज इन टाइम, ये हुआ रेट ऑफ कंजम्पशन और प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसे हम डिवाइड कर दिया करेंगे, ठीक है। यही रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी के टर्म में भी आप रेट को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो देखिए हम इसी को एग्जांपल लेकर के हम कुछ आपको बताते हैं, समझाते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। मान लिया फॉर एग्जांपल में हमने क्या किया, N2 जो है H2 के साथ रिएक्शन करके NH3 बना रहा है। तो यहां पे अगर हम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 लिखना चाहें, कंजम्पशन ऑफ N2 लिखना चाहें तो हमारे पास होगा मॉडुलस ऑफ dN2, हम इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहे हैं dt, चूंकि कंज्यूम हो रहा है मतलब N2 का कंसंट्रेशन घट रहा होगा तो dN2 निगेटिव है तो dN2 बाय dt क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ हो जाएगा बाहर। अगर हम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2 लिखना चाहें तो आपके पास होगा मॉडुलस ऑफ dH2 बाय dt। बाई करना उतना अच्छा नहीं है, आप थोड़ा समझते हो अगर मैथ के स्टूडेंट हो आप तो, कि भाई यहाँ पर डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 विद रिस्पेक्ट टू T, ये कहना ज्यादा अच्छा है लेकिन नॉर्मली बोलते समय बोल दिया जाता है कभी कभी। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, अगर हम NH3 की बात करें, NH3 के प्रोडक्शन की बात करें तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विद रिस्पेक्ट टू T। अब ये चूंकि प्रोडक्शन है इसलिए समय के साथ बढ़ रहा होगा तो डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विद रिस्पेक्ट टू T। अब आप अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, किसी के भी टर्म में, मान लिया आपको लिखना है N2 के टर्म में, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 आपको दिख रहा है डिवाइड बाय इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 बराबर क्या होगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2 डिवाइड बाय इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3 और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3 और डिवाइड बाय इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। तो यही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो अभी हम लोगों ने ये सीखा कि रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या अंतर है। रेट आप जैसे भी लो, जिसके टर्म में लो, रेट हमेशा पॉजिटिव आएगा बिकॉज ये मॉडुलस वैल्यू के साथ डिफाइन है और ये कन्वेंशन है। दूसरी बात है रेट ऑफ कंजम्पशन या प्रोडक्शन डिफरेंशियल, मॉडुलस ऑफ डिफरेंशियल ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन पर चेंज इन टाइम होता है।
विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। यही रेट के बारे में है। अगर हम इन सारे से अगर हम यूनिट ऑफ रेट डिफाइन करना चाहें तो यूनिट ऑफ रेट हो जाएगा, ये देखिए ये क्या है, मोल पर लीटर। आप ये अच्छे समझते होंगे, हमने इक्विलिब्रियम में 11th में पढ़ा है कि ये जो रिप्रेजेंट स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। तो मोलरिटी हुआ तो मतलब मोल पर लीटर हुआ, और पर यूनिट टाइम मतलब सेकेंड, जो इसलिए हम लोग यूनिट लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट। हालांकि आप गौर करोगे कभी कभी रेट को हम लोग प्रेशर, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं, कभी कभी आप देखोगे मोल वगैरह के टर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो जिसके टर्म में एक्चुअली एक्सप्रेस किया जाता है रेट को, उसको बोला जाता है एक्टिव मास। हालांकि ये एक्टिव मास का मतलब ये नहीं कि मास लिखना है आपको, बल्कि एक्टिव मास का मतलब है कि वो टर्म्स जिसके रूप में आप रेट एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। जनरली जो ज्यादा यूज किया जाता है वो आपको कंसंट्रेशन और प्रेशर। अगर मान लिया प्रेशर यूज किया जाता है तो हम लिखते हैं एटीएम पर सेकेंड, एटीएम पर सेकेंड लिखते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से आप रेट डिफाइन कर रहे हो, आपका यूनिट थोड़ा चेंज कर सकता है, लेकिन बेसिक यही है कि आप जनरली हम लोग रेट को मोल पर लीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसलिए यही हमारा यूनिट होगा रेट का इन जनरल। हालांकि ये चीज रेट जो होगा किस टर्म में एक्सप्रेस करो इस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा। अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, रेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। किस किस तरह का रेट लॉ होता है, डिफरेंशियल रेट लॉ क्या है और इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है।